आगे की क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। Look at question number 5. Question 5 देख रहे हैं। Given below are the balance sheet of Ashwatthama Limited and Bhishma Limited as on 31st December, at which date the companies were amalgamated and new company Chandra Limited was formed. दो कंपनी है अश्वत्थामा और भीष्मा, ये लोग अमलगमेट हो रहे हैं और नई कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है चंद्रा लिमिटेड। बैलेंस शीट देखिए इनकी। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each 7,000 और 6,000. A here stands for Ashwatthama and B stands for Bhishma. Reserves 2,000 and 4,000. Sundry creditor and other current liabilities 1,500 and 1,000. उनकी एसेट्स क्या क्या है? 8,500, 7,000. Current asset 2,000, 3,000 and miscellaneous expenditure 1,000. What is miscellaneous expenditure? What is miscellaneous expenditure? All those expenditure which have been incurred by the company either prior to their incorporation or they have incurred it even later to the incorporation, but वो खर्चे जो हैं उनको benefit देंगे over a long period of time. वो बेनिफिट वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं थे, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज नहीं किए गए और उसे बैलेंस शीट में डाल दिया गया है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से क्या किया जाता है? एमोर्टाइज कर दिया जाता है। It was agreed that sundry fixed asset of Ashwatthama Limited would be valued at ₹10,000 and that of Bhishma Limited at 9,500. Chandra Limited would issue the requisite number of equity share of ₹10 each at 10% premium to discharge the claim of equity shareholder of Ashwatthama Limited and Bhishma Limited. आपको पहले तो ये बताना होगा कि यहाँ पे मेथड कौन सा हमें अडॉप्ट करना होगा। इज इट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड? एक बार चेक कीजिए। चंद्रा लिमिटेड इशू करेगा रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at 10% प्रीमियम टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अश्वत्थामा एंड भीष्मा लिमिटेड। बताइए क्या लग रहा है? इज इट नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड? अगर आपको पेमेंट पता होती है तो जितनी पेमेंट है वही पीसी है, और अगर हमें नहीं पता होती है पेमेंट तो हम क्या करते हैं? नेट एसेट से कंप्यूट कर लेते हैं कि पीसी कितनी दी गई होगी। ठीक है, जब बताइए क्या लग रहा है आपको? इज इट पेमेंट? नो, पेमेंट नहीं बता रहा है वो। उसने बस इतना बताया है कि इक्विटी शेयर 10 रुपए के दिए जाएंगे 10% के प्रीमियम पे। दैट मीन्स 11 रुपए का हम एक इक्विटी शेयर उन्हें इशू करेंगे। कितना इशू करेंगे अगर ये भी बता दिया होता तो पता है ये कौन सा मेथड हो जाता? पेमेंट मेथड। लेकिन कितना इशू करेंगे ये नहीं बता रहा है, उसने मोड ऑफ पेमेंट बताया है, पेमेंट कितनी है ये नहीं बताया। ठीक है, तो इन केस पेमेंट आपको नहीं पता होती है तो आपको मालूम है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? बाय नेट एसेट मेथड। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड वुड बी इशूड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द टू मर्जिंग कंपनीज? चंद्रा लिमिटेड कितने शेयर्स इशू करेगा दोनों कंपनी के बिजनेस को टेकअप करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन 5, मोड ऑफ पेमेंट is given in question for PC, but payment is not known. Therefore, computing PC by net asset method. पीसी जब हम नेट एसेट मेथड से कंप्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले तो हम ये पूछेंगे कि बताइए क्या रेट पे एग्रीमेंट हुआ है, किस एसेट को किस वैल्यू पे आपने टेकअप किया है। ठीक है, किसी क्या कीमत निर्धारित की गई थी जब आप नेगोशिएट कर रहे थे किसी कंपनी को खरीदने के लिए। ठीक है, अगर ये बात नहीं पता होती है तब क्या ले लेते हैं? मार्केट वैल्यू। और अगर ये भी बात पता ना हो तो हम क्या ले लेते हैं? मजबूरन बुक वैल्यू। ऐसे समझिए, एसेट दिखाई दे रही है 5 लाख रुपए की। ठीक है, आपको यही बताना है कि इस कंपनी को जब लिया गया होगा तो इसके लिए कितनी पेमेंट दी गई होगी। तो क्या जरूरी है कि बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए की एसेट दिखाई दे रही थी तो 5 लाख रुपए दिया भी गया हो? बिल्कुल नहीं।
ऐसा हो सकता है कि कितने पे एग्री किया गया हो कि 6 लाख देना है या फिर 4 लाख देना है, ये हो सकता है। तो पहले तो आप एग्रीड वैल्यू देखते हैं। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस एसेट की मार्केट वैल्यू देखते हैं कितनी है। अगर इस एसेट की मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए है तो हम कहते हैं 4.5 लाख रुपए ही दिया गया होगा। और अगर मान लीजिए हमें दोनों ही नहीं मिलता, एग्रीड वैल्यू भी नहीं मिला, मार्केट वैल्यू भी नहीं मिला, तब क्या करते हैं मजबूरन बुक वैल्यू। हम मान लेते हैं बुक्स में दिखाई दे रहा है 5 लाख रुपया और कितने में नेगोशिएट किया गया होगा, 5 लाख में। ठीक है, पर्टिकुलर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। नेट एसेट के लिए क्या करिए, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट में जोड़ लगा दीजिए सन्ड्री करंट एसेट की। देखिए एग्रीमेंट हुआ है, उसमें क्या दिया गया है कि फिक्स्ड एसेट अश्वत्थामा के कितने की माने जाएंगे, 10,000 रुपए के। तो ये लिख दिया हमने 10,000 और ये सारी फिगर चल रही है फिगर इन थाउजेंड्स। भीष्मा लिमिटेड के एसेट को कितने का एग्री किया गया है, 9500। करंट एसेट के रिस्पेक्ट में क्या रेट पे एग्रीमेंट हुआ है ये बात नहीं लिखी है, तो क्या मान लेंगे, क्या रेट पे एग्रीमेंट हुआ है, करंट एसेट क्या रेट पे ये लोग ले रहे हैं ये नहीं बता रहा है, चंद्रा लिमिटेड ने क्या रेट लगाया है उसका। तो क्या देखते हैं फिर, मार्केट वैल्यू, और इनकेस मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल ना हो तो बुक वैल्यू। तो हम यही मान लेते हैं कि करंट एसेट कितने का दिखाई दे रहा है, ए लिमिटेड का 2000, कीमत भी कितनी लगाई होगी चंद्रा लिमिटेड ने, 2000। वैसे ही भीष्मा लिमिटेड के करंट एसेट की कीमत कितनी लगाई होगी, 3000। इसको सिस्टमैटिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए ए लिमिटेड के बुक्स में फिक्स्ड एसेट कितने का था, 8500, ठीक है। लेकिन जब नेगोशिएशन हो रहा था तो ए लिमिटेड ने कहा कि देखो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, लगभग 10,000 रुपया, और हमको कितना चाहिए इसका, 10,000 रुपया। तो चंद्रा लिमिटेड एग्री कर लेता है, कहता है हाँ ठीक है 10,000 देने को तैयार है, ठीक है। फिर ए लिमिटेड कहता है मेरे पास करंट एसेट है 2000, इसका भी 2000 चाहिए, ठीक है। तो चंद्रा लिमिटेड क्या कहता है, चलो ठीक है एग्रीड, 2000 रुपए हम तुमको किसका देंगे, करंट एसेट का भी देंगे। ये हो गई बात। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बी लिमिटेड का 1000 रुपए। बताइए जैसा बी लिमिटेड क्या ये बोलेगा कि हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का 1000 रुपए चाहिए और चंद्रा लिमिटेड 1000 रुपए उसको दे देगा। ऐसे समझिए, बी लिमिटेड ऐसे कह रहा है देखो मेरे फिक्स्ड एसेट का 9500 दो, ठीक है, चंद्रा लिमिटेड कहा दे देंगे। करंट एसेट का 3000 रुपए दो, चंद्रा लिमिटेड कह रहा है दे देंगे। फिर भीष्मा ने कहा कि हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का 1000 रुपए दो। हमने कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की थी तो कुछ खर्चे किए थे, वो खर्चा हम आज तक पीएल में अमोर्टाइज नहीं कर पाए, इसलिए हमको 1000 रुपया दे दो। बताइए क्या चंद्रा लिमिटेड दे देगा, कभी नहीं देगा। ये बताइए इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम जितने की एसेट आज लेंगे उतना पैसा देंगे, या आप कहोगे कभी बरसों पहले हमने कुछ खर्चे किए थे, आज तक पीएल में अमोर्टाइज नहीं कर पाए इसलिए हमको पैसा दे दो, तो दे देंगे क्या आपको पैसा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप एक बात कहीं नोट करिए कि फिक्टिशियस एसेट के लिए कभी भी कोई पेमेंट नहीं करता है। No payment is made for fictitious asset. इसकी पेमेंट तो हम देंगे नहीं, ये जोड़ लगा लीजिए 12,000 और ये हो गया 12,500। अब जो उनकी लाइबिलिटीज होगी उसके लिए हम पेमेंट गिराएंगे भी, रिड्यूस भी करेंगे। लाइबिलिटीज देखिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज 1500 और यहां पे 1000। दिस इज बी, ए माइनस बी, ये हो गया 10,500 और ये कितना हो गया 11,500। ठीक है, तो टोटल पीसी इज, दिस इज पीसी, टोटल पीसी 10,500 प्लस 11,500 इज इक्वल टू हाउ मच, 22,000। ध्यान दीजिएगा ये सारी फिगर कैसे चल रही है, फिगर इन थाउजेंड्स चल रही है।
आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड भी बता दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। एक शेयर 11 रुपया का है तो 22,000 ब्रैकेट में फिगर इन 1000 से ये डिवाइडेड बाई 11 कितना हो गया 2000 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां तक की बात। अब हमें अगली बात यह समझनी है, क्या एक कंपनी अपनी नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट भी मांग सकती है? जैसे इस कंपनी की नेट एसेट कितनी होती है 10 या 500 रुपया, क्या ये भी कह सकती है हमें 10 या 500 नहीं हमें 12,000 रुपए चाहिए? और अगर ये बोलेगी 12,000 रुपए तो क्या खरीदने वाली कंपनी उसे 12,000 रुपए दे देगी? दूसरी बात ये भी समझनी है कि क्या एक कंपनी अपनी नेट एसेट से ज्यादा पैसे मांग सकती है, पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर वो मांगती है तो क्या खरीदने वाली कंपनी उसे नेट एसेट से ज्यादा पैसे दे देगी? हमें 5 लाख रुपए की चीज आ रही है, फिर भी क्या हम 6 लाख रुपए देने को तैयार हो सकते हैं? आइए इस बात को समझते हैं। एक कंपनी है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। एक कंपनी है जिसकी नेट एसेट है 5 लाख रुपया, ठीक है, और ये कंपनी का प्रॉफिट पता है कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन नेट एसेट इज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन नेट एसेट इज 20%। तो ये कंपनी कितना कमाती है? इसका प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक है। मार्केट में कोई भी कंपनी जो ये बिजनेस कर रही है, अगर आप देखोगे तो वो कमाती है सिर्फ 15%। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए गारमेंट इंडस्ट्री है एक, ये लोग अपनी कैपिटल पे कितना कमा रहे हैं? 20% कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में दूसरी कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री 15% से ज्यादा नहीं कमाती। क्यों ये 20% कमा पा रहे हैं अपनी कैपिटल पे? इनको कैपिटल कम लगाने की जरूरत पड़ती है, इनको उधार में माल मिल जाता है, इनकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, जिसकी वजह से कम कैपिटल पे भी वो क्या कर पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाते हैं, और इसलिए ये 20% कमा लेते हैं। आप अपनी नई गारमेंट इंडस्ट्री लगा लो या दूसरी कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री में झांक के देख लो, कोई भी 15% से ज्यादा कैपिटल पे नहीं कमा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये कंपनी खरीदने जा रहे हैं जिसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हमें कितने की नेट एसेट दिखाई दे रही है? 5 लाख। लेकिन किसी दूसरे कंपनी में अगर 1 लाख रुपए कमाना हो तो हमें कितना पैसा लगाना होगा? हम लोग कितना कमा पाते हैं? 15%। किसी दूसरी कंपनी में अगर यही 1 लाख रुपए कमाना हो तो हमें कितना पैसा लगाना होगा? x इंटू 15%। एक्स अमाउंट लगाएंगे जिसका 15% किसके बराबर हो? 1 लाख। या कंप्यूट करके बताइए कि हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 6,66,667। आप कोई दूसरी कंपनी में अगर 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपको लगाने पड़ेंगे 6,66,667 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर यही कंपनी 5 लाख की जगह आपसे 6,66,667 रुपए मांगे तो क्या आप देने को तैयार नहीं हो जाओगे? दे देंगे। अगर हम 6,66,667 रुपए यहां पे देते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हम कितना कमा पाएंगे? 1 लाख। और दूसरी जगह अगर 1 लाख कमाना हो तो वैसे भी तो इतना ही लगाना है, तो हमें फर्क क्या पड़ता है कि इस कंपनी में नेट एसेट कम के हैं। क्लियर है बात सबको? आपको तो अपनी इन्वेस्टमेंट के क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए, जो आप चाहते हो, ठीक है। आपको अगर 15% रिटर्न मिलता है हर जगह, तो कोई भी दूसरी जगह लगाओगे इतना तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख। तो भले यहां की एसेट कितनी हो? 5 लाख की हो, हम कितना देने को तैयार हो जाएंगे? 6,66,667 रुपए। और ये कंपनी मांगेगी भी आपसे कितना? इतना ही रुपए। सबको बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी कंपनी आपको ये दिखाई दे कि अपनी नेट एसेट से ज्यादा मांग रही है तो वो पॉसिबल है, मांग रही होगी बिकॉज उनकी प्रॉफिट क्या है? कंपैरेटिवली मार्केट से हायर है, वो ज्यादा कमाने की ताकत रखते हैं और इसलिए वो आपसे ज्यादा पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है बात। देखिएगा, ये जो आपने 15% यहां पे बोला है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट का परसेंटेज। ये 15% क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन इसी 15% को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कब बोलते हैं और प्रॉफिट रेट कब बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप कैपिटल से प्रॉफिट निकालना चाहते हो, अगर हम कैपिटल से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो कैपिटल में मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है बात। और अगर हम प्रॉफिट की मदद से कैपिटल निकालना चाहते हैं, अगर हम प्रॉफिट की मदद से कैपिटल निकालना चाहते हैं तो पता है हम क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। यहां पे देखिए,
अगर यहां पे हमें प्रॉफिट से कैपिटल निकालना होता तो आप क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यही प्रॉफिट परसेंटेज को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन रेट। जब आप कैपिटल निकालने की कोशिश करते हो तो वही प्रॉफिट परसेंटेज को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन रेट। और जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड कैपिटलाइजेशन रेट। व्हेन यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल फ्रॉम प्रॉफिट, देन यू यूज द वर्ड कैपिटलाइजेशन रेट, and when you have to compute profit from capital, then you use the word profit percentage, ठीक है। तो this is one and the same thing. In case कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि आपको ये कंप्यूट करने की जरूरत पड़ जाए कि हमारी कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी, ठीक है, और क्वेश्चन आपको कौन सा वर्ड दे देगा, कैपिटलाइजेशन रेट। क्लियर है यहां तक? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Trimurti Company was incorporated on 1st July 2004 for the purpose of acquiring Brahma Limited, Vishnu Limited and Shiva Limited. 1 जुलाई को ये एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 3 कंपनी को मर्ज करेगी। The balance sheet of these companies as on 30th June 2004 is as follows. Tangible fixed asset at costless depreciation 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। गुडविल है विष्णु लिमिटेड की 60,000 रुपया, ठीक है। अदर एसेट्स 2 लाख, 2,80,000, 85,000। एक बात बताइए, जो नई कंपनी बनेगी त्रिमूर्ति, वो क्या क्या चीज का पेमेंट देने को तैयार हो जाएगी? क्या फिक्स्ड एसेट की पेमेंट देने को तैयार होगी? हाँ बिल्कुल देगी। अदर एसेट्स कुछ लिख रहा है, क्या उसकी पेमेंट देने को तैयार होगी? हाँ, कुछ दूसरे एसेट है उनकी भी पेमेंट देने को तैयार होगी। कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो क्या उसकी पेमेंट देने को तैयार होती? बिल्कुल नहीं। गुडविल की पेमेंट देने को तैयार होगी? हो सकता है पेमेंट देने को तैयार हो जाए और हो सकता है न भी हो। देखिए, किसी कंपनी के गुडविल लिखने से उसके पास गुडविल है कि नहीं है ये बात साबित नहीं होती। अगर गुडविल स्टैब्लिश करेगी ये कंपनी विष्णु लिमिटेड, ये बात साबित कर पाएगी कि मेरे पास 60,000 रुपए की गुडविल है, ठीक है, तो ऐसे में नई वाली कंपनी उसे पे करेगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी बैलेंस शीट में आज तक गुडविल नहीं थी और फिर भी मेरी फर्म की गुडविल है, तो बेचते समय हम क्या करेंगे, गुडविल का पेमेंट लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि गुडविल आपकी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये तो डिपेंड करता है कि जिस दिन आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो उस दिन आपके पास गुडविल है कि नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास गुडविल है जिस दिन आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, तो निश्चित है गुडविल का पेमेंट मिलेगा। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए, यहां पे ब्रह्मा और शिवा ने तो गुडविल नहीं लिख रखी है। क्या ऐसा हो सकता है ब्रह्मा और शिवा को भी गुडविल के रिस्पेक्ट में पेमेंट मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि विष्णु ने गुडविल लिख रखी है और फिर भी गुडविल का पेमेंट उसे नहीं मिल रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर बात? तो सब कोई ध्यान रखिएगा, फिक्टिशियस एसेट की पेमेंट नहीं होती है और गुडविल की पेमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बात, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लाइबिलिटीज। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख, 1,10,000 और 60,000। 10% डिवेंचर 70,000। विष्णु में कुछ नहीं और शिवा में 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर 80,000, 1,30,000 और 35,000। उसके बाद देखिए क्या बोलता है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट जुलाई 2003 से लेके जून 2004 इंक्लूसिव। कह रहा है कि एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट है बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट 90,000, 1,20,000 और 50,000। प्रोफेशनल वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऑन 30 जून 2004। जब भी मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, तो क्या होता है, एसेट वगैरह की प्रोफेशनल वैल्यूएशन कराई जाती है। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदना चाहती है, ठीक है, तो बी लिमिटेड के पास जितने फिक्स्ड एसेट है उसकी कीमत कौन लगाएगा? ए लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है, क्या वो लोग कीमत लगा लेंगे? बिल्कुल नहीं। वो लोग एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं और कहते हैं क्या कीजिए, इसकी कीमत लगाइए, सो दैट हम लोग राइट प्राइस पे इसको खरीद पाए। क्लियर बात? तो देखिए, इन तीनों कंपनी के एसेट्स की प्रोफेशनल वैल्यूएशन कराई गई है। प्रोफेशनल वैल्यूएशन क्या कराई गई है? 6,20,000, 4,80,000 और 3,60,000। तो ये बताइए, हम ए लिमिटेड को अमलगमेट करने जा रहे हैं। इसकी एसेट की बुक वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपया। हमने एक प्रोफेशनल को बुलाया, हम खरीदने वाले हैं, हमने एक प्रोफेशनल को बुलाया और कहा इसकी वैल्यूएशन करो। उसने वैल्यूएशन की, कहा कि इसकी वैल्यू है 6 लाख रुपया। जल्दी से बताइए हम इसको कितने में खरीदेंगे? 6 लाख रुपया कि 5 लाख रुपया? एसेट की बुक वैल्यू चल रही थी 5 लाख रुपया। हमने एक प्रोफेशनल को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ इस एसेट की वैल्यू कितनी है। उसने बताया कि 6 लाख रुपया है इसकी वैल्यू। हम कितने का खरीदेंगे?
अरे हम तो 5 से भी नीचे नेगोशिएट करेंगे, हम कितने का खरीदेंगे ये थोड़ी ना डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल ने क्या वैल्यूएशन किया, उसकी बुक्स में क्या वैल्यू चल रही थी। हम जितना अच्छा मोलभाव करना चाहते हैं या फिर जितना अच्छा मोलभाव कर सकते हैं उतना करेंगे। यानी आपको ये बताना चाहते थे कि प्रोफेशनल वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू क्या चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, खरीदना हमको है, कीमत हम लगाएंगे और जितने में सौदा डन हो जाएगा वही क्या है, परचेज प्राइस है। यानी परचेज प्राइस क्या होती है ये आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते हो किसी भी वैल्यू को देख के, ये तो जितने पे एग्री हुआ होगा वही क्या होगी उसकी परचेज प्राइस। क्लियर है? तो प्रोफेशनल वैल्यूएशन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। The directors in their negotiation agreed that the recorded goodwill of Vishnu Limited is valueless. जब अमलगमेट कर रहे थे तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये जो विष्णु गुडविल दिखा रहा है वो वैल्यूलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट इसकी नहीं करेंगे गुडविल की। द अदर एसेट्स ऑफ द ब्रह्मा लिमिटेड आर वर्थ 30,000। बाकी एसेट्स ब्रह्मा लिमिटेड की 30,000 रुपए की है। जब देखो तो ब्रह्मा लिमिटेड की बाकी एसेट्स कितने की दिख रही है बुक में, 2 लाख रुपया। अब पता है उसकी कीमत क्या लगाई गई है, 30,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है त्रिमूर्ति, वो 30,000 रुपए पे करेगी अदर एसेट्स के रिस्पेक्ट में। द वैल्यूएशन ऑन 38 जून 2004 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स शुड बी एक्सेप्टेड। कह रहा है जो प्रोफेशनल वैल्यूएशन हम लोग कराए हैं फिक्स्ड एसेट की वो एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स पेमेंट किस पे होगी, प्रोफेशनल वैल्यूएशन पे। दीज एडजस्टमेंट आर टू बी मेड बाई इंडिविजुअल कंपनी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एक्विजिशन। कह रहा है कि जो कंपनी पुरानी वाली कंपनी है वो अपने एसेट्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली रीवैल्यू कर लेंगी और उसके बाद अमलगमेशन होगा। मतलब वो लोग अपनी बुक्स में पहले ही एडजस्टमेंट कर लेंगी, नई वाली वैल्यू जो प्रोफेशनल वैल्यूएशन है वहां पे ले आएंगी और उसके बाद हम लोग उसे अमलगमेट कर लेंगे। द एक्विजिशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द इश्यू ऑफ 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द कंपनीज ब्रह्मा लिमिटेड, विष्णु लिमिटेड एंड शिवा लिमिटेड। कह रहा है जितना भी नेट एसेट आएगा ब्रह्मा का, विष्णु का, शिवा का, उतने रुपए का क्या दे दिया जाएगा उनको, 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज द मोड ऑफ पीसी। कितना दे दिया जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट डिबेंचर, दैट इज नेट एसेट ऑफ द कंपनी। तीनों की नेट एसेट निकालिए और जितना आएगा उतना 12% हम डिबेंचर दे देंगे उनको। एंड फॉर द इशुएंस ऑफ, अभी कुछ और भी कह रहा है दे दो, and for the issuance of ₹10 nominal value ordinary shares for the capitalized average profit of each acquired company in excess of the net asset contributed। कहता है कि और उनको हम 10 रुपए का शेयर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर। कितना देंगे, जितना उनका कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट नेट एसेट से ज्यादा है। एक बात बताइए, क्या हम किसी कंपनी को उनकी नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट भी कर सकते हैं? कह रहे हैं नेट एसेट जितना डिवेंचर दे दो और नेट एसेट से ज्यादा उनकी जितनी भी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है उतना आप उनको क्या दे दीजिए, शेयर दे दीजिए। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैपिटल मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेसिस पे जब हम कैपिटल बनाते हैं, हमने आपको दिखाया था प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल बना के कि प्रॉफिट कितनी है, 1 लाख रुपया, तो कैपिटल कितनी लगनी चाहिए, प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल कितना, प्रॉफिट का परसेंटेज है 15%, तो कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी, तो आपने निकाला कि 6,66,667 रुपए लगी होनी चाहिए थी। ठीक है, और लगी कितनी थी उस कंपनी में कैपिटल, 5 लाख। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि 5 लाख रुपया का तो डिबेंचर दे दो और जितना उससे ऊपर उसकी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, लगी नहीं है, जितनी लगी होनी चाहिए थी उतने का क्या दे दो उसको, इक्विटी शेयर। यानी हमारे वाले एग्जाम्पल पे अगर ये बात बैठाएंगे तो इसका मतलब होगा कि 5 लाख रुपए का उनको डिबेंचर दे दो और 1,66,667 रुपए का क्या दे दो, इक्विटी शेयर। ठीक है, तो कहता है जितना भी उनकी नेट एसेट है उसके ऊपर जितनी उनकी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मींस कैपिटल विच हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, for the capitalized average profit of each acquired company in excess of the net asset contributed, the capitalization rate is taken as 10%. Capitalization rate कितना ले लीजिए, 10%. What do you mean by capitalization rate? Is it profit rate on capital? Yes, this is profit rate on capital. Capital पे normally 10% का रेट कमाया जाता है। ठीक है, you are required to calculate purchase consideration and show the purchase consideration as discharged. PC कितनी होगी ये बताइए और पीसी किस मोड में हम डिस्चार्ज करेंगे, कैसे कैसे कितना कितना देंगे ये भी बताइए। ठीक है, नेट एसेट कैसे निकाला जाता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी।
और एसेट और लाइबिलिटीज की कौन सी वैल्यू रखी जाती है जब नेट एसेट निकाला जाता है? तो एग्रीड वैल्यू, अवेलेबल ना हो तो मार्केट वैल्यू, अवेलेबल ना हो तो बुक वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले कर लेते हैं नेट एसेट की कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की प्रोफेशनल वैल्यूएशन रखिएगा, वो एग्री की गई थी 6,20,000, 4,80,000 और 3,60,000। गुडविल बस विष्णु में थी और उसको वैल्यूलेस कहा गया था। ठीक है, तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। अदर एसेट, अदर एसेट देखिए कितने का, 30,000 रुपए का अदर एसेट मान लिया गया था। किसका? ब्रह्मा का। विष्णु के लिए कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब क्या होगा? बुक वैल्यू पे ही ले लिया गया होगा 2,80,000 और शिवा का 85,000। दिस ए। देन लाइबिलिटीज हम क्या क्या ले रहे हैं? 10% डिवेंचर ले रहे हैं और सन्ड्री क्रेडिटर ले रहे हैं। 70,000 रुपया डैश 40,000 और सन्ड्री क्रेडिटर में 80,000, 1,30,000 और 35,000। टोटल कराइए ए और बी की। 6,50,000, ये कितना है? 7,60,000, 4,45,000, 1.5 लाख, 1,30,000 एंड 75,000। ए माइनस बी, यही है नेट एसेट। 5 लाख, ये कितना आ रहा है? 6,30,000 और ये कितना है? 3,70,000। कितने रुपए का हम क्या देंगे इनको? 5 लाख, 6,30,000 और 3,70,000 का डिवेंचर देंगे। ठीक है, अब इनकी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, मतलब प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालिए और इतना नेट एसेट माइनस कर दीजिए। जितना वो ज्यादा है उतने का क्या दे दीजिए? इक्विटी शेयर। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ excess of capitalized average profit over net asset। particular B, V and S। The profit has been given average profit, but this average profit is before debenture interest। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट में से हम पहले तो क्या लेस कर दें? डिबेंचर का इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा मेरा सही एवरेज प्रॉफिट, और इस सही एवरेज प्रॉफिट में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें फिर? कैपिटलाइजेशन रेट।
तो ये आ जाएगा कैपिटल जो लगना चाहिए था। इसी कैपिटल को कहा जाता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल बना है, सो दिस इज कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। क्या ये एक्चुअल कैपिटल है? नहीं, एक्चुअल कैपिटल कहां है? ये ऊपर है, यही जो नेट एसेट है, यही तो, इतनी ही तो कैपिटल लगी है बिजनेस में। दिस इज योर एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। ऑल्दो ये एक्चुअल कैपिटल नहीं है, एक्चुअल कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है, क्योंकि हमने सही वैल्यू पे एसेट्स को नहीं लिया, हमने एसेट की वैल्यू को क्या किया है? मॉडिफाई कर दिया है। एंड दिस इज योर कैपिटल विच शुड हैव बीन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये कौन सी कैपिटल है? इतनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी इस बिजनेस में। तो लेट्स सी कितनी लगी होनी चाहिए थी। प्रॉफिट बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट 90,000, 1,20,000 एंड 50,000। डिवेंचर इंटरेस्ट 7,000, यहां तो डिवेंचर है ही नहीं, डिवेंचर इंटरेस्ट यहां पे 4,000, प्रॉफिट 83,000, 120 एंड 46,000। कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। तो कैपिटल क्या लगी होनी चाहिए थी? 83,000 कमाने के लिए इस कंपनी में 8,30,000 रुपए लगना चाहिए था। 1,20,000 कमाने के लिए 12 लाख रुपए इस कंपनी में लगना चाहिए था। और यहां कितना लगना चाहिए था? 4,60,000। ठीक है। अब इसीलिए ये ब्रह्मा विष्णु और शिवा क्या करते हैं? ये ब्रह्मा बोलेगा हमको 8,30,000 अपनी कंपनी का चाहिए। ठीक है। कैसे मांग रहा है? कह रहा है 5 लाख रुपए का तो तुम डिवेंचर दे दो, अब बाकी जितना एक्स्ट्रा है 3,30,000, इतने का क्या दे दो? हमको इक्विटी शेयर दे दो। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही विष्णु बोलेगा कि भले मेरी एसेट तुमको 6,30 की दिखाई दे रही है, लेकिन हम जितना कमाते हैं उतना कमाने के लिए 12 लाख रुपया लगाना पड़ता है, इसलिए हमको चाहिए भी कितना? 12 लाख रुपया। वो कहेगा हमको 6,30,000 रुपए का डिवेंचर दे दो, और बच गया कितना? 5,70,000 रुपया, उतने का क्या दे दो? इक्विटी शेयर। ठीक है। कैपिटल अब इसी के नीचे लिखिएगा, कैपिटल के नीचे इसमें से लेस कीजिए नेट एसेट, उसमें से नीचे लेस कर दीजिए नेट एसेट। 8 लाख कितना? 5 लाख, दूसरा वाला 6,30 और तीसरा वाला 3,70। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? एक्सेस कैपिटल लगी हुई है 3,30, 5,70 और ये कितना आएगा? 90,000। डिस्चार्ज और पीसीएफ बना लीजिए। पर्टिकुलर बीवीएस। इक्विटी शेयर 3,30, 5,70 और 90,000 और 12% डिबेंचर, वो कितने का? 5 लाख, 6,30,000 और 3,70,000। जोड़ लगा लीजिए। दिस इज योर टोटल पीसी। 8,30, 12 लाख एंड कितना? 4,60,000। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Question 7 is, the following is the balance sheet of A Limited as on 31st March 2007. 14,000 equity shares of rupee 100 each is 14 lakh, general reserve 10,000, 10% debenture 2 lakh, sundry creditor 2 lakh, bank OD 50,000, bills payable 40,000. Sundry asset 18 lakh rupees,
Discount on issue of debenture 10,000. What is this discount on issue of debenture? कंपनी ने जब डिवेंचर्स इशू किए थे तो कुछ डिस्काउंट दिए थे, ठीक है। अब वो डिस्काउंट के खर्चे को क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ डिवेंचर हम उसे एमोर्टाइज करते हैं पीएल में। जैसे अगर डिवेंचर 10 साल का है और हम 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिए तो 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में चल जाएगा और 10-10 हजार रुपए करके 10 सालों में क्या होगा, पीएल में एमोर्टाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से 10 हजार रुपए का डिस्काउंट अभी एमोर्टाइज होने से बच गया है, इसीलिए पड़ा है बैलेंस शीट में। प्राइमरी एक्सपेंसेस 30,000, ये प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा है जो कंपनी धीरे धीरे पीएल में क्या करती है, एमोर्टाइज करती है। यहां पे कुछ खर्चे बचे हुए हैं 30,000 रुपए के, ठीक है। हालांकि अब आपकी नॉलेज के लिए ये बात बता दें कि एएस 26 के हिसाब से प्राइमरी एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट बदल चुकी है। अब प्राइमरी एक्सपेंसेस के खर्चे को पूरा पूरा कहां चार्ज कर दिया जाता है, पीएल में, ठीक है। तो ये पहले की अकाउंटिंग होगी जिस समय प्राइमरी एक्सपेंसेस के खर्चे को ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हम क्या करते थे, एमोर्टाइज करते थे। उस समय का ये कॉन्सेप्ट होगा और कंपनी का कुछ प्राइमरी एक्सपेंसेस बच गया होगा, ठीक है। आज कोई भी कंपनी अगर प्राइमरी एक्सपेंसेस चार्ज करती है तो पूरा कहां चार्ज कर देती है, पीएल में। उसके बाद देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिखाई दे रहा है 60,000 रुपए। व्हाट डज इट मीन, इनका पीएल का डेबिट बैलेंस है, दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनको 60,000 रुपए का लॉसेस हो रखा है। आर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। आर लिमिटेड कह रहा है हम ए लिमिटेड के बिजनेस को लेंगे। कैलकुलेट पीसी अंडर नेट एसेट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे साफ साफ बता दिया पीसी कैसे निकालना है, नेट एसेट पे, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर पीसी ना दिया हो कैसे निकालना है तो हम लोग करते क्या है, क्या तरीका होता है। पहले अपने आप को सेट करें कि हमें मालूम भी है कि नहीं है कि किस अप्रोच से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखा जाता है पीसी कंप्यूट करने के लिए, पेमेंट। पेमेंट अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, पेमेंट मेथड ही लगाओगे। और पेमेंट मेथड लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्वैप रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा वेदर स्वैप रेशियो हैज बीन प्रोवाइडेड और नॉट। इनकेस स्वैप रेशियो नहीं प्रोवाइडेड होता है तो क्या करते हैं, हम स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं स्वैप रेशियो, हम स्वैप रेशियो कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के बेसिस पे स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं। हम कहते हैं 10 रुपए का उस कंपनी का शेयर है और मेरे कंपनी के शेयर कितने के हैं, 20 रुपए के, तो हम उनके 2 शेयर लेंगे, अपने 1 शेयर दे देंगे, स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं। अगर स्वैप रेशियो के लिए मार्केट वैल्यू शेयर का न दिया हो तो क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी अगर न निकाल पाए हम तो हम क्या करते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर देख लेते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता है तब कहां आते हैं, नेट एसेट मेथड पे, ठीक है। नेट एसेट मेथड पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले एसेट की वैल्यूएशन और लायबिलिटी की वैल्यूएशन किस पे की जाती है, एग्रीड वैल्यू। वो पॉसिबल ना हो तो मार्केट वैल्यू, अगर वो पॉसिबल ना हो तो बुक वैल्यू। ये पूरा ऑर्डर आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है नेट एसेट मेथड यूज करना है आपको। मार्केट वैल्यू ऑफ 75% ऑफ द सन्ड्री एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 12% मोर देन द बुक वैल्यू। कह रहा है 75% एसेट ऐसी है जिसकी मार्केट वैल्यू 112% है, मतलब जितना वो कॉस्ट है उसका 12% ज्यादा। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 25% एट 8% लेस देन द बुक वैल्यू। बाकी बचे 25% की वैल्यू कितनी है, 8% कम है, यानी 92% है। द लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 25,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। या ये बताइए क्या पीसी में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात को समझते हैं, एक कंपनी है जिसकी एसेट कितने की है, 5 लाख। जल्दी बताइए इस कंपनी को हम लेके आ रहे हैं, कितना रुपया दे दें इनको, 5 लाख रुपया दे देंगे। जैसे ही हम उस कंपनी को लेने जा रहे हैं तभी पता चला इनका 25,000 रुपए का क्रेडिटर है जो हमको सब बताए नहीं है। 25,000 रुपए इनका मार्केट में बाकी है किसी का, और ये सब हमको बताए नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं किए हैं बुक्स में। और जैसे ही ये बात पता चलेगी आप कितना दोगे अब इनको, 475। अगर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड हो, पैसा काटेंगे कि नहीं, बिल्कुल काटेंगे। जैसे ही हमको पता चलेगा कि 25,000 रुपए ये लोग रिकॉर्ड नहीं किए, एक लाइबिलिटी है इनके ऊपर, तो वो लाइबिलिटी अब किसके ऊपर आ जाएगी, ये कंपनी ले लेंगे तो हम, मेरे ऊपर। तो निश्चित है इनको पेमेंट कितनी करेंगे अब हम, 475। ठीक है बात। तो लाइबिलिटी जितनी भी हो, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, हम सब क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो कर्जा या वो लॉसेस किसके ऊपर आने वाले हैं, मेरे ऊपर ही। चलिए डिसाइड कीजिए नेट एसेट के लिए। सन्ड्री एसेट की कीमत तो लगा दी गई है, 75% को थोड़ा सा ज्यादा और 25% को थोड़ा सा कम पे वैल्यू करना है।
18 लाख का 75% का 112% प्लस 18 लाख का 25% का 92%। देखिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 75% को 12% बढ़ा देना है और 25% एसेट को 8% कम कर देना है। ठीक है, बताइए एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, 19,26,000। ठीक है, ये तो आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है? मार्केट वैल्यू। ठीक है, एग्रीड वैल्यू पता नहीं थी तो हमने मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ही क्या किया, निकाली कीमत की, यही लगाई गई होगी। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लिए कुछ नहीं कह रहा है, कितना पेमेंट देने को हम तैयार हो जाएंगे? जो कंपनी है ए लिमिटेड वो तो कह रही है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का भी दे दो ना हमको 10,000 रुपया, दे दें 10,000 रुपया, सवाल ही नहीं उठता। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का पैसा हम क्यों देने लग जाएं? इससे हमको कुछ मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कह रही है प्राइमरी एक्सपेंसेस का दे दो 30,000, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले कुछ खर्चा किए थे अभी तक एमोर्टाइज नहीं कर पाए, वो 30,000 रुपया दे दो हमको, दे दें क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। हमको जितना एसेट मिलेगा नेट एसेट उतनी पैसे देंगे। कह रहा है हमारे पास 60,000 रुपए का अब तक लॉसेस हो गया, वो 60,000 रुपया भी तुम ही दे दो, खरीद रहे हो हमारी कंपनी, दे दे 60,000 रुपया, बोलिए जल्दी। नहीं, ये सब थोड़ी ना देंगे हम। चलिए फिर लाइबिलिटीज क्या क्या घटाएंगे इसमें से? ये ए टोटल एसेट इतना ही है 19,26,000, इसमें से लाइबिलिटी घटवाइए। 10% डिबेंचर है इनका 2 लाख रुपए का, क्या इसका पैसा हम घटा लेंगे? बोलो। हाँ बिल्कुल घटाएंगे। बताइए इनके पास क्रेडिटर भी है 2 लाख रुपए का, पैसा घटा दे इतना? हाँ, क्योंकि ये लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? मेरे ऊपर। बैंक ओडी भी है इनका, बिल्कुल पैसा घटाएंगे बैंक ओडी का भी 50,000 रुपया। बिल्स पेबल है इनका 40,000 रुपए का, वो भी घटाएंगे। इसके अलावा भी कुछ घटाएंगे? बोलो। हाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 25,000 रुपए की, वो भी घटाएंगे। अच्छा, ये लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए थे सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपया, आपको बाद में पता चला ये 2 लाख नहीं 3 लाख है, कितना घटाओगे यहां से? 3 लाख। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हाउ मच? 25,000। जोड़ लगाइए बी की 6 लाख, 6,15,000, 5,15,000, 5,15,000। ए माइनस बी, यही हो गया पीसी और यही हो गया नेट एसेट। दिस इज योर पीसी, दिस इज योर नेट एसेट। ₹14,11,000। ठीक है यहां तक? सो दिस वॉज वन फेज ऑफ अमलगमेशन। अभी तक आपने बस एक ही चीज हमारे साथ देखी है, अमलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट करना। ठीक है, हालांकि अमलगमेशन की अकाउंटिंग किससे चलती है? AS14 से। तो अब हम लोग को कुछ बातें जाननी पड़ेंगी AS14 की, कि AS14 अमलगमेशन की अकाउंटिंग के लिए क्या बात बताता है। Coming to AS14, accounting for amalgamation. बेसिकली यहां पे जब हम वर्ड बोलते हैं अमलगमेशन, तो दिस हैज गॉट अ वाइडर कंटेक्स्ट। इसका मतलब सिर्फ अमलगमेशन नहीं है। यहां पे AS14 में जब लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, तो इस अमलगमेशन के अंदर ही 3 बातें हैं। अमलगमेशन भी है और एब्सॉर्प्शन भी है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है।
एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके क्या बन जाएंगी, सी लिमिटेड, एक नई कंपनी बन जाएंगी जिसमें दो कंपनी, एटलीस्ट टू कंपनीज या मोर देन टू कंपनीज अपनी आइडेंटिटी खोती है और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। इसे कहा जाता है अमलगमेशन। जब दो या दो से अधिक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोती है और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है तो इस केस को क्या कहा जाता है, अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन क्या केस होता है, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने ले लिया, अपने अंदर मर्ज करा लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, कोई एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोती है और दूसरी कंपनी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो क्या करती है, उस कंपनी को अपने अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेती है। यानी एब्जॉर्प्शन वो केस है जिसमें एक नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती है लेकिन एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोती जरूर है, ठीक है। यहां पे कम से कम एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोएगी, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, कम से कम एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोएगी, ठीक है। क्या कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट भी होगी, नहीं, कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। एक एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करेगी, दूसरी कंपनी को ले लेगी। व्हाट इज अमलगमेशन, अमलगमेशन में कम से कम दो कंपनी आइडेंटिटी खोएगी, ज्यादा भी खो सकती है, और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट भी होगी। दिस इज द केस ऑफ अमलगमेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेगी, एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेगी। मतलब अभी तक बिजनेस किस नाम से कर रही थी, ए लिमिटेड, और अब वही धंधा किस नाम से करेगी, बी लिमिटेड। रीजन बीइंग कि ए लिमिटेड नाम से धंधा करना पॉसिबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। कंपनी जो प्रोडक्ट ए लिमिटेड के नाम से बनाती थी, कंपनी की मार्केट में इज्जत बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है, गुडविल एकदम खत्म हो चुकी है, वो कोई भी कारण हो। तो अब कंपनी सोच रही है कि ए लिमिटेड नाम से धंधा करना मुनासिब नहीं है, अगर धंधा करना है तो क्या करो, अपना नाम बदल लो, और उसने क्या किया, अपना नाम बी लिमिटेड, ठीक है। अगर हम अपनी कंपनी का नाम ए लिमिटेड से बी लिमिटेड कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग में करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम अपनी बैलेंस शीट पे ऊपर नाम ए लिमिटेड की जगह हटा के क्या लिख देंगे, बी लिमिटेड। पीएल पे अपना नाम ए लिमिटेड हटा के क्या लिख देंगे, बी लिमिटेड। यानी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए अकाउंटिंग में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर बात, जो सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके चल रहे होते हैं वही चल रहे होते हैं, बस हमने नाम बदल दिया। तो बताइए क्या इसमें कुछ सीखने जैसा है, बिल्कुल नहीं। यानी अकाउंटिंग कहां करनी पड़ती है, अकाउंटिंग तब करने की जरूरत पड़ती है जब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है, तो दो बैलेंस शीट हटेगी और क्या बनेगी, एक बैलेंस शीट, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्प्शन के केस की बात करें तो क्या होगा, एक कंपनी को दूसरी कंपनी पूरी तरीके से टेकअप कर लेगी, यानी अपनी बैलेंस शीट में मॉडिफाई करेगी, दूसरे के अकाउंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करेगी। यहां पे कुछ सीखने जैसा है। व्हाट इज द केस टू बी स्टडीड इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, नथिंग। यहां पे तो क्या होता है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहती है, अब उसका नाम ए लिमिटेड की जगह क्या हो गया है, बी लिमिटेड। सबको बात समझ में आई। यानी अकाउंटिंग सीखने वाली कौन सी है, सिर्फ ये दोनों। यहां तक क्लियर है बात सबको। तो हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे दैट विल बी ओनली फॉर अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी स्टडीड फॉर अकाउंटिंग ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्दो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 डील्स विथ द केसेस ऑफ अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां पे अमलगमेशन का मतलब सिर्फ अमलगमेशन नहीं है, यहां अमलगमेशन का मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये सिखाने वाला है वो किसके लिए सिखाने वाला है, बोथ फॉर अमलगमेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कम टू पेज नंबर 2। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन दो प्रकार के होते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड AS 14 ऑन अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेस टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। और ये स्टैंडर्ड कहता है अमलगमेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ merger, and second one amalgamation in the nature of purchase. यहां अमलगमेशन वर्ड का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, अमलगमेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी। अब बार बार ये बात नहीं बोलेंगे, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे अमलगमेशन तो इट कैन बी अ केस ऑफ अमलगमेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन है ये मर्जर नेचर का भी हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, परचेज नेचर का।
इन दोनों में अंतर समझते हैं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होता है सच्चा प्यार, और ये क्या है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इसका मतलब होता है सौदा। अगर हम आपको मोहब्बतें मूवी की एक लाइन सुना दें तो आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मोहब्बतें में एक डायलॉग था, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, अगर कोई बदल के तुमसे प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं। ठीक है, जितनी बात हमने बोली है वही सारी बात हम रिपीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ AS14 एंड यूल फाइंड कि यही बात AS14 भी कह रहा है कि अगर प्यार है तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और अगर वो सौदा है तो वो क्या है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, आप उस कंपनी को खरीदने को कह रहे हैं। ठीक है, आप पहले उस कंपनी को खरीदोगे कि नहीं पहले ये डिसाइड करेंगे, और फिर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये जो खरीदारी आपने की है ये प्यार के लिए की या सौदे के लिए की। देखिए एसेट इसकी 50 लाख, इसका PL का डेबिट बैलेंस चल रहा है 5 करोड़, और इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी 5.5 करोड़, यही रहा टोटल 5.5 करोड़ 5.5 करोड़। पहले तो हमको ये बताओ इस कंपनी को खरीदेंगे कि नहीं, खरीदना पसंद करेंगे इस कंपनी को? इस कंपनी के पास 50 लाख की एसेट है, आज तक 5 करोड़ रुपए का घाटा दे चुकी है ये कंपनी, इसीलिए इसके 5.5 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पे आ चुकी है? 5.5 रुपए का शेयर कैपिटल रेस किया था, 5 करोड़ रुपया घाटा दे दिया तो सब खत्म हो गया, बचा क्या है? आज 50 लाख की एसेट बची है। क्या इस कंपनी को खरीदेंगे? खरीदेंगे कि नहीं? अरे अगर 1 रुपया में मिल रही है तो भी नहीं खरीदोगे क्या? अरे खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? ये बताओ, एक कंपनी में घाटा हो गया है खूब, ठीक है, वो अपनी 50 लाख रुपए की एसेट आपको 5 लाख रुपए में दे रहा है, नहीं ले लोगे क्या? अरे ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? सब बिजनेसमैन की तरह अच्छे से बात करो। आप तो सोचे देखो 5 करोड़ रुपए का घाटा दे दिया, कितने गंदे लोग हैं, इनसे बात ही नहीं करेंगे। आप सौदा करो ना, ठीक है। चलिए बताइए, क्या इस कंपनी को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। क्या दिक्कत है? हमको बेस्ट रेट मिलना चाहिए, अच्छा रेट मिलना चाहिए, खरीद लेंगे। ये 50 लाख रुपए की एसेट है कि नहीं है आज इसके पास? है। 2 लाख रुपए की दे रहा है, ले लें कि नहीं ले लें? अरे ले लीजिए ना, आपको कितना घाटा दे चुका है इससे आपको क्या मतलब है? आज वो 2 लाख रुपए का ये एसेट दे रहा है 50 लाख रुपए का, बिल्कुल खरीदेंगे, ठीक है। चलिए हम बोलते जा रहे हैं, आप बताइए खरीदेंगे कि नहीं? 2 लाख में खरीदेंगे? सब कोई खरीदेगा। 10 लाख में? 10 लाख में खरीदेंगे? 25 लाख में खरीदेंगे? जल्दी बोलिए, 25 लाख में खरीदेंगे? हाँ 25 लाख में भी खरीदेंगे। 50 लाख में खरीदेंगे? 50 लाख में खरीदेंगे इस कंपनी को? खरीद लीजिए ना, 50 लाख की एसेट तो है ही है, अभी भी कोई नुकसान तो नहीं है, खरीदा जा सकता है, ठीक है। एक बात बताइए, 100 लाख रुपए में ये बेच रहा है, इसके तेवर देखो, इसका नाम है एक्स लिमिटेड। हमने बोला कि कंपनी बेचोगे? कह रहा है हाँ बेचेंगे, ठीक है। हमने कहा कितने का बेचोगे? कह रहा है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया है तो दो, ये कंपनी बेच देंगे। खरीदोगे 1 करोड़ रुपए में? जल्दी बोलिए, खरीदेंगे? हम खरीद लेंगे। आइए दिखाएं आपको क्यों खरीद रहे हैं। इस कंपनी को जब हम खरीद लेंगे तो इसकी एसेट मेरी हो जाएगी, इनफैक्ट इसका सब कुछ मेरा हो जाएगा, जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है। इसके जितने लॉसेस हैं वो भी पता है किसके हैं? मेरे हैं। अब हम इस लॉसेस को अपने प्रॉफिट से, इनकम टैक्स में प्रोविजन है जो ये कहता है कि आप लॉसेस को प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पता है, अगर इसके 5 करोड़ रुपए को हम अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ, इसका लॉस भी किसका हो जाएगा? मेरा। और अगर हम इसके लॉस को अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। आज कंपनी क्या रेट से टैक्सेस देती है? 25% से, ठीक है। अगर ये 5 करोड़ रुपए का मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मेरा टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाना था वो कितना बच गया? 5 करोड़ का 25%, कितना हो गया? 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए की भी बिक रही है तो मुनासिब है कि नहीं खरीदना? खरीद लीजिए। हम तो कहेंगे 1 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदिए, 1.25 करोड़ रुपए का टैक्स बचाइए, और ये एसेट रद्दी के भाव पड़े रहने दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, हम यूज भी नहीं करेंगे इसको। और ये बात समझ में? अब एक बात बताइए, हमने ये कंपनी तो खरीद ली, ठीक है, मर्ज कर ली अपने में। आप बताइए ये क्या था? प्यार था, सौदा था? हाँ सौदा था, ये प्यार नहीं था।
अब आप समझ पाओगे कि प्यार क्या होता है। अगर इस कंपनी को हम लेते और इसके बिजनेस को चलाते तो प्यार होता। क्या हमने इसके बिजनेस को चलाने के लिए इस कंपनी को लिया? नहीं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव था जो फुलफिल करने के लिए हमने इस कंपनी को लिया है। ठीक है, हमने प्यार नहीं किया इस कंपनी से। और अगर हमने प्यार नहीं किया इस कंपनी से, दिस इज नॉट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दिस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्लियर है बात? हमने ऊपर ऊपर से बस आपको आइडिया देने की कोशिश की कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है और परचेज क्या होता है। ठीक है, आइए पढ़िए AS 14 क्या बोलता है। Amalgamation in the nature of merger is an amalgamation which satisfies all the following condition। कह रहा है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एक अमलगमेशन तभी होगा जब ये नीचे दिए गए 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अंडरलाइन कीजिए वर्ड ऑल द फॉलोइंग। नीचे दिए गए 5 की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और आपको ये बात बता दें कि ये 5 कंडीशन ये बात साबित कर देती है कि आप उस कंपनी से प्यार करते हो। यही वो 5 बातें हैं जो साबित करता है कि आप उससे प्यार करते हो। चलिए देखिएगा, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या होता है? ओल्ड कंपनी, पुरानी वाली कंपनी को कह रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, देखिए ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी। ठीक है, अमलगमेटिंग हम किसको कहते हैं? अमलगमेटिंग कंपनी इज ओल्ड कंपनी। जो अमलगमेशन के बाद बनती है उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, हम हमेशा आपके लिए समझने के लिए ज्यादा जल्दी आप पता है क्या समझ पाते हो? न्यू और ओल्ड बोलेंगे तो हम न्यू एंड ओल्ड ही बोलेंगे, लेकिन एक बार आपको लिखवा देते हैं। ओल्ड कंपनी मींस अमलगमेटिंग कंपनी, जो नई फॉर्म होगी दैट इज अमलगमेटेड कंपनी। ओल्ड कंपनी को हम कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। जो अपने एसेट्स ट्रांसफर करती है उसे कहते हैं ट्रांसफरर। ठीक है, जो बिक रही है कंपनी वो ट्रांसफर करती है। एंड वन कंपनी विच इज न्यूली फॉर्म्ड इज ट्रांसफरी कंपनी। All the asset and liabilities of the transferor company become after amalgamation the asset and liabilities of the transferee company। सारी की सारी एसेट पुरानी वाली कंपनी की किसकी बन जाए? नई वाली कंपनी। All the asset and liabilities of the transferor company should become asset and liabilities of the transferee company। चलिए देखिएगा, ये X लिमिटेड कंपनी है जिसको हम अमलगमेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास बिल्डिंग है 20 लाख, इसके पास मशीन है 5 लाख, इसके पास डेटर्स हैं 2 लाख, इसके पास स्टॉक है 3 लाख। जब ये बताइए, हम इसको ऐसे कहते हैं, तुम्हारी बिल्डिंग 20 लाख रुपए की, इसे पूछा तुम्हारी बिल्डिंग कितने की? कहा 20 लाख। हमने कहा 20 लाख में लेने को तैयार है। हमने पूछा मशीन तुम्हारी? इस कंपनी ने कहा 5 लाख। हमने कहा 5 लाख में लेने को तैयार है। हमने पूछा डेटर, कहता है 2 लाख रुपया। हमने कहा 2 लाख में लेने को तैयार है। हमने पूछा स्टॉक, कहता है 3 लाख रुपया, हम 3 लाख रुपए में लेने को तैयार है। जल्दी बताइए, प्यार करते हैं कि नहीं इस कंपनी को? प्यार करते हैं। अगर बदल के प्यार किया तो फिर प्यार नहीं किया। चलिए फिर से देखिए, बिल्डिंग 20 लाख रुपए की, हमने कहा बिल्डिंग 15 लाख रुपए की लेंगे। फिर उसने कहा मशीन 5 लाख। हमने कहा मशीन तुम्हारी पसंद नहीं है, मशीन नहीं चाहिए। ठीक है, डेटर्स 2 लाख रुपया, चलो डेटर तैयार है 2 लाख रुपए लेने को। स्टॉक 3 लाख, स्टॉक तो चाहिए ही नहीं तुम्हारा। बताइए जरा, प्यार करते हैं क्या इसको? नहीं। सो दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर आपने ये बात की और अगर आपने कहा कि हाँ 20 लाख लेने को तैयार है, 5 लाख लेने को तैयार है, 2 लाख लेने को तैयार है, 3 लाख लेने को तैयार है, हम सारी एसेट एंड लायबिलिटीज अगर उस कंपनी की ले लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था कि एसेट एंड लायबिलिटीज पुरानी वाली कंपनी की जितनी है सब नई वाली कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, shareholders holding not less than 90% of the face value of equity share of the transferor company ब्रैकेट में other than equity shares already held therein, इतना ब्रैकेट में है, other than equity shares already held therein become equity shareholder of the transferee company by virtue of amalgamation। कहता है पुरानी वाली कंपनी के 90% शेयर होल्डर वैल्यू के टर्म्स में, गिनती के टर्म्स में नहीं, शेयर होल्डर 90% शेयर होल्डर वैल्यू के टर्म्स में क्या बन जाए? नई वाली कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए।
ठीक है। इस कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 50 लाख रुपया। ठीक है। हम नई वाली कंपनी है वाई लिमिटेड, जो क्या ले रहे हैं, ये सब लेके आ रहे हैं, इनका सारा एसेट लायबिलिटी सब लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें से जितने जो शेयर्स हैं 50 लाख रुपए के, इसका कम से कम 90% मेरी कंपनी के शेयर होल्डर भी बनने चाहिए। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या है? सारी एसेट एंड लायबिलिटीज तो उठ के आई, कम से कम 90% शेयर होल्डर भी क्या बन जाए? मेरे शेयर होल्डर बन जाए। अब इसके 90%, ध्यान दीजिएगा, 90% नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जिनके पास 50 लाख रुपए के शेयर है, उनमें से 45 लाख रुपए के शेयर होल्डर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए। ठीक है। तो इस 50 लाख के 90% यानी कि 45 लाख मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। क्लियर है सबको? ब्रैकेट वाली बात को फिर से समझते हैं। अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन, इसका क्या मतलब है? हम वाई लिमिटेड है। ठीक है। अब वाई लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, कितना? 10 लाख रुपया। बात समझ में आ रही है? एक इन्वेस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 10 लाख रुपीस। इसका मतलब यह है कि अमलगमेशन के पहले भी वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के कुछ शेयर्स थे। ठीक है। तो अब बचा कितना? इक्विटी शेयर होल्डर जो मार्केट में है वो कितने हैं? 40 लाख रुपए के बस। ठीक है। 50 लाख रुपए का शेयर इस कंपनी ने इशू किया था, जिसमें से 10 लाख रुपए के शेयर तो हम ही रखे थे। तो अब कितने शेयर होल्डर मेरे शेयर होल्डर बन जाए? कह रहा है अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन, इसको छोड़ दीजिए 10 लाख को, बैलेंस कितना बचा? 40 लाख। जो 40 लाख के शेयर होल्डर और हैं, उसमें से 90% किसके बन जाए? मेरे शेयर होल्डर। यानी अब 36 लाख रुपए के शेयर होल्डर और मेरे बने। सबको बात समझ में आई? तो पहले ये कह रहा था कि यहां से 45 लाख के शेयर होल्डर मेरे शेयर होल्डर बने, इक्विटी शेयर में मेरे आ जाए, और अब कह रहा है कि 36 लाख के कम से कम मेरे पास आ जाए। ठीक है। अगर पूरे मेरे शेयर होल्डर बन गए तो तब तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहा है कम से कम 90% शेयर होल्डर मेरे बन जाए। तीसरी बात, द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स of the transferor company who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity share in the transferee company except that cash may be paid in respect of fractional share। कह रहा है जो भी ट्रांसफरर कंपनी के मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, वो सभी को पेमेंट कैसे की जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। और अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर है तो भले हम उनको इक्विटी शेयर की जगह क्या दे देंगे? कैश। जैसे कह रहा है कि जब ये शेयर होल्डर यहां के शेयर होल्डर बनेंगे तो इनको क्या दिया जाएगा? पेमेंट कैसे किया जाएगा? इक्विटी शेयर के फॉर्म में। मतलब पुरानी कंपनी के शेयर इनसे लिए जाएंगे और बदले में क्या दिया जाएगा? वाई लिमिटेड के शेयर दिए जाएंगे। सपोज हम हर 3-3 शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी के पास 4 शेयर होंगे तो क्या करेंगे? 3 के बदले में तो 1 दे देंगे, और 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका क्या करेंगे? उसके लिए नगद दे सकते हैं। ऐसे नगद नहीं देना है। लेकिन अगर किसी के पास फ्रैक्शनल शेयर है तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे में कैश दे सकते हो। अच्छा, आपने लास्ट क्लास में जब पीसी की कंप्यूटेशन सीखी थी तो ये बताइए, क्या पीसी में आप बहुत सारे केसेस में पीसी की पेमेंट कैश में नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। हम क्या कह रहे थे? हम इक्विटी शेयर होल्डर को इतना क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इतना प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे हैं, इतना डिवेंचर भी दे रहे हैं। पढ़ रहे थे कि नहीं ये सारी बात? बताइए वो सारे केसेस कौन से थे जहां पे हम इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर के अलावा बाकी चीजें भी दे रहे थे? वो कैसा अमलगमेशन था? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज था। ठीक है। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तभी कहलाता है जब सारे एसेट एंड लायबिलिटीज उठ के किसके पास आ जाए? नई कंपनी के पास। दूसरी बात, 90% शेयर होल्डर भी उठ के कहां आ जाए? नई वाली कंपनी में। तीसरी बात, जो शेयर होल्डर उठ के मेरे पास आए हैं उनको पैसा कैसे दिलाए? उनको पेमेंट कैसे दिलाए? शेयर्स के फॉर्म में सिर्फ। लेकिन अगर फ्रैक्शनल शेयर है तो नगद भी दे सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर में नगद देना तो मजबूरी है, बस ऐसे समझिए कि शेयर के बदले में क्या देना है? शेयर ही देना है। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कह रहा है ट्रांसफरर कंपनी का धंधा भी आपको चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इसको लिए और लेके इसको इग्नोर कर दिए। ठीक है। इसका बिजनेस भी चलाना होगा। एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है कि हम एक कंपनी को ले रहे हैं, उसका धंधा नहीं चलाएंगे, फिर भी खरीद ले रहे हैं? ऐसा भी होता है क्या? यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था।
उस कंपनी को हमने क्यों ले लिया था जिसके पास 50 लाख की एसेट थी? ताकि हमको टैक्स बेनिफिट बस मिल जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ले रहे हो उस पुरानी वाली कंपनी को, तो हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब कहेंगे? वो तभी कहेंगे जब आप उसके बिजनेस को भी आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो आपको बिजनेस भी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, तभी ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। फिर लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। कोई भी एडजस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में नहीं होगी। मतलब सारी एसेट एंड लायबिलिटीज तो लेके आएंगे और बुक वैल्यू पे लाएंगे। वो कहेगा बिल्डिंग 20 लाख तो हम बोलेंगे 20 लाख, वो कहेगा मशीनरी 5 लाख तो हम कहेंगे मशीनरी 5 लाख। सारी की सारी लाएंगे भी, और किस पे लाएंगे? बुक वैल्यू पे। तो आखिरी पॉइंट ये कहता है कि आपको बुक वैल्यू पे सब लेके आना है, कोई एडजस्टमेंट उनकी वैल्यूज में नहीं करना है। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी when they are incorporated in the financial statement of the transferee company, except to ensure uniformity of accounting policies. लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में अंतर है तो यूनिफॉर्मिटी के लिए चेंज किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? ये वाली कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती थी एसएलएम बेसिस पे, और हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। ठीक है, अगर हम एसएलएम बेसिस, ये एसएलएम लगाते हैं, ये हम डब्ल्यूडीवी लगाते हैं, तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि इस बार जब हम इनकी एसेट को लेके आ रहे हैं अपने पास, ठीक है, तो उस पे भी अगर हम डब्ल्यूडीवी के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन बहुत कम हो जा रहा है इनकी एसेट पे। और इतना कम हो जा रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन अब वो सही नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ अब बची हुई पता है कितनी है? 2 साल। ठीक है, और हम जब उस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अपने तरीके से डब्ल्यूडीवी मेथड से, तो डेप्रिसिएशन इतना कम आ रहा है कि इसकी लाइफ अब दिखाई दे रही है कि ये 8-9 साल चलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये कितना चलेगा? मात्र 2 ही साल। तो कह रहा है अगर इसकी वजह से आपको इसकी बुक वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाए, ठीक है, तो चेंज कर लीजिए, ताकि आप मेथड कौन सा लगाओ? अपना वाला ही। बात समझ में आ रही है सबको कि अगर हमें अकाउंटिंग पॉलिसी सेम करनी है, यहां पे एसेट पे एसएलएम था, हमें अपनी एसेट पे कितना लगाना है? डब्ल्यूडीवी। तो आप इसकी एसेट की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि आप इस पे भी क्या लगा सको? डब्ल्यूडीवी। तो ये चलेगा, इतना चेंज कर सकते हो आप। If any one or more of the above conditions are not satisfied in an amalgamation, such amalgamation is called amalgamation in the nature of purchase. इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा? amalgamation in the nature of purchase. ठीक है, अब हम बोलने जा रहे हैं कुछ बातें amalgamation in the nature of merger के लिए। आप हमको बताइएगा हम कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। All the assets and liabilities of the old company will become asset and liabilities of the new company at book value. All the asset and liabilities of the old company will become asset and liabilities of the new company at book value. कौन से पॉइंट बोल रहे हैं? हमने पहला पॉइंट भी बोल दिया और पता है साथ ही साथ क्या बोल दिया? 5th पॉइंट भी। पहला और 5वां दोनों बोल दिया। ठीक है, फिर से दूसरी बात अब सुनिए। At least 90% of the value of equity shareholders shall become of old company shall become equity shareholder of the new company, and PC shall be released to them only in equity share. At least 90% of the shareholder of old company will become shareholder of the new company, and they shall be paid only in the form of equity share. कौन कौन सा पॉइंट कवर कर लिया हमने? 2 and 3। ठीक है, और ये जो चौथी पॉइंट है ये छूट गई। पहले पॉइंट में हमने 1 और 5 को कवर कर लिया और दूसरी बात में हमने 2 और 3 को कवर कर लिया। अब देखिए चौथी बात छूट गई। ठीक है, बेसिकली चौथी बात जो है ये पता है कौन सी बात है? ये फ्यूचरिस्टिक बात है। ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने, अमलगमेशन होने के बाद वाली बात है। इसमें क्या बोलता है कि आपको बिजनेस आगे कैरी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आज एक कंपनी को अमलगमेट कर रहे हैं और आपसे आज पूछें कि बताओ ये कौन सा अमलगमेशन है, मर्जर का है कि परचेज का है, तो आज अगर आपको बताना हो तो आप कौन कौन सी कंडीशन बस चेक कर पाओगे? 1, 2, 3 एंड 5। आप 4th नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि 4th तो कब पता चलेगा? जब अमलगमेशन हो गया है, उसके बाद हम उसके बिजनेस को चला रहे हैं कि नहीं, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है और परचेज की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। मतलब अलग अलग किस्म की जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है अगर आप अमलगमेशन मर्जर वाला कर रहे हो या फिर परचेज वाला कर रहे हो। ठीक है, ये बताइए अगर अमलगमेशन आज करेंगे तो मर्जर की एंट्री भी कब पास करनी है?
आज ही एंट्री पास करनी है, ठीक है। हम धंधा आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं ये बात तो बाद में पता चलेगी। यानी जनरल एंट्री करने के लिए इसमें से कितनी कंडीशन देखनी पड़ती है? बस 4। सबको बात समझ में आ रही है? क्या क्या देखनी पड़ती है? सारी एसेट एंड लायबिलिटीज नई कंपनी में आ जाए बुक वैल्यू पे, और दूसरी बात 90% शेयर होल्डर बन जाए नई कंपनी के शेयर होल्डर, और उनको पेमेंट कैसे कर दी जाए? सिर्फ इक्विटी शेयर। क्लियर हो गई बात सबको? तो सिर्फ यही 2 बात चेक करेंगे, और मेरी 2 बातों में 4 बात अपने आप आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, ये नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन की लाइन पढ़नी होगी, और ये बात कहीं ना कहीं दबी और छुपी हुई होगी। आपको क्वेश्चन में से खोज के निकालना पड़ेगा कि ये अमलगमेशन मर्जर है कि परचेज है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसकी एंट्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो आप लिखना पसंद करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हम क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लिखिए, amalgamation is amalgamation in the nature of merger. Amalgamation is amalgamation in the nature of merger if the following 2 conditions are satisfied. हम सिर्फ 2 बात बोलेंगे और बात पूरी कवर करेंगे। If 2 conditions are satisfied. Number 1, all the assets and liabilities of the old company become asset and liabilities of the new company become asset and liabilities of the new company at book value. Second point, at least 90% shareholder of the old company become rectify कीजिएगा, at least 90% of the equity shareholder, of the old company become equity shareholder of the new company and they are paid only in the form of equity shares. तो देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही 2 बात चेक करनी होगी। इसके बाद जो एक बात और बचती है कि बिजनेस कैरी ऑन होगा, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो यानी अकाउंटिंग करते समय इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए अपनी पुरानी वाली बात को भी हम पूरी कर दें, जो हमने बताया था क्या हम उस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे कि नहीं। तो हमने आंसर किया था यस, हम इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे। रीजन बीइंग कि हम इसके लॉसेस को क्या करेंगे? सेट ऑफ कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी को हम खरीद के लॉसेस को तभी सेट ऑफ कर सकते हैं जब ये अमलगमेशन पता है कैसा होता है? मर्जर। इनकम टैक्स भी यही कहता है कि अगर आप प्यार करते हो उस कंपनी से तभी उसका लॉस भी तुम्हारा लॉस है, और अगर तुम सिर्फ सौदा कर रहे हो तो हम तुमको सौदेबाजी थोड़ी ना करने देंगे और इनकम टैक्स में बेनिफिट देंगे। यानी कि वो 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए का कितना था? 5 करोड़ रुपए का जो लॉसेस था वो सेट ऑफ होने नहीं दिया जाएगा अगर ये अमलगमेशन कैसा हो? परचेज नेचर का। ठीक है बात? तो अपनी बात भी हमने वहां वाली पूरी की कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तभी ये सारे बेनिफिट मिलते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे।